नमस्कार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में गुरुवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार, लल्लन सिंह और जेडीयू के बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि सूत्र अभी भी बता रहे हैं कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में लल्लन सिंह का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो सकता है और नीतीश कुमार इस पद की कमान संभाल सकते हैं। पहले भी नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं बैठक के बाद दिल्ली जेडीयू अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि लल्लन सिंह अध्यक्ष हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद आप लोगों को बता दिया। सर और कुछ क्या बातें हुई है? सर और कुछ क्या बातें हुई है? लेकर जो सर बात थी क्या को तो मैंने सुबह कहा है कि जब हमको इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे और इस्तीफा का ड्राफ्ट भी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के आप लोग लाइएगा उसको देख लेंगे। सब देखिए, नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। तो स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। आप छिड़ा रहे हो चर्चा नहीं सर, ये चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। सर खुद सीएम जाकर पटना में उनके आवास पर मुलाकात किए थे, उसके बाद ये मायने निकलने लगे। मैं कह रहा हूँ मैं नीतीश कुमार और ललन सिंह 48 साल से साथ हैं, 48 ईयर्स। तो हम मिले ना एक दूसरे से। अब हम जा रहे हैं नीतीश जी के पास, हमारा इस्तीफा हो जाएगा। नागपुर में कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हैं तैयार हम रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई है जो सही है, लेकिन इस लड़ाई की नींव विचारधारा है। बहुत सारी पार्टियां एनडीए और इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन लड़ाई 2 विचारधाराओं के बीच है। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होनी चाहिए और देश को जैसे पहले राजा चलाते थे वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। हम जनशक्ति की बात करते हैं, लोक शक्ति की बात करते हैं। आप हमारे सारे के सारे कानून देखिए। आजादी की लड़ाई देश की जनता ने लड़ी थी, राजा महाराजाओं ने नहीं लड़ी थी। राजाओं महाराजाओं की अंग्रेजों की पार्टनरशिप थी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ी। किसके लिए लड़ी थी? गरीब जनता के लिए लड़ी थी। पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाए। अरे भाई, क्या आजादी 2014 में ही मिली है? क्या मोदी आने के बाद आपको आजादी मिली है? मोदी आने के बाद ही आपके स्कूल खुल गए हैं। मोदी आने के बाद भी रेल चल रहा है। मोदी आने के बाद भी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। अरे मोदी, ये तो सब मिलने के बाद वो आज उस गद्दी पे बैठे हैं। मुझे लगता है कि उनकी थीम थी है तैयार हम, लेकिन नागपुर विदर्भ के लोगों ने बताया हम तैयार नहीं है और इस रैली के लिए तेलंगाना से भी लोग उन्होंने लाए थे, बावजूद उसके वो कुर्सियां नहीं भर पाए। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी को लोग सीरियसली लेने को तैयार नहीं है तो हम क्यों उसके ऊपर सीरियस होकर कोई सवाल जवाब करें। देश में एक साथ कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली और जयपुर सहित आधा दर्जन से अधिक हवाई अड्डे और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 10
23 मिनट पर एक ईमेल सामने आया जिसमें दावा किया गया कि दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर बमबारी की जाएगी। वहीं धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और स्थानीय पुलिस की मदद से ये एयरपोर्ट और जहां उतरने वाले विमानों की जांच, तलाशी, सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया गया। तीस दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है, जहां पीएम मोदी श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जिसके बाद पीएम मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ साथ 3000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं जिले में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अयोध्या में होने वाली 84 कोची परिक्रमा को लेकर यूपी आबकारी विभाग मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा निर्देश सामने आया, जिसके बाद परिक्रमा क्षेत्र में शराब की बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अयोध्या दौरे पर पहुंचे आबकारी विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल ने श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। वहां उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र की सभी दुकानें हटाई जाएंगी। 84 कोस तक शराब की दुकानों को हटाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर क्षेत्र के पहले ही इसे मदिरा मुक्त किया जा सकता। खबर दिल्ली से है, जहां नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बता दें कि 31 दिसंबर की रात को नववर्ष के कार्यक्रम जहां भी निर्धारित होगा वहां दिल्ली पुलिस के इंतजाम होंगे। साथ ही पुलिस ने सीपी, एरो सिटी, ग्रेटर कैलाश, साकेत मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पैसिफिक मॉल, इंडिया गेट, मुखर्जी नगर, हौस खास, गांव होटल्स, कैफे, रेस्टोरेंट को चिन्हित किया है। रात में 8 बजे से कैनॉट प्लेस के एरिया में गाड़ियों के आवागमन को नियंत्रित किया जाएगा। मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, सीपी, इनर मिडल सर्किल रोड पर भी गाड़ियां नियंत्रित होंगी। रेलवे से जुड़े यात्रियों के लिए भी जल्द एडवाइजरी दी जाएगी। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जो भी दिल्ली यातायात पुलिस के जो इंतजामात होते हैं, इस वर्ष भी उसी तरह से किए जाएंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो नव वर्ष के उल्लास में, आगमन में जो भी कार्यक्रम होंगे वो अच्छे ढंग से उनका समापन हो। इसके लिए खास तौर पर 31 की रात को व्यापक रूप से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस, पीसीआर, दिल्ली पुलिस के सभी अंग जो हैं एक एकीकृत ढंग से अपने इंतजाम को इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम गत वर्ष का जब विश्लेषण करते हैं तो जो हमने पाया कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र में जहां जहां पर भी नव वर्ष के कार्यक्रम होते हैं और रात के टाइम में 12 बजे के टाइम में जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर हमने जो योजना बनाई है कि हमारा वहां पर प्रेजेंस और हमारे इंतजाम रहेंगे। जैसे कनॉट प्लेस हर वर्ष की भांति काफी ज्यादा गतिविधियां वहां पर होंगी। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आरोप पत्र का चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें जेएमएम की सरकार पर नौकरी से लेकर बेरोजगारी भत्ता और भ्रष्टाचार से लेकर खनन मुद्दा सभी पर सरकार को घेरा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री के ईडी के 6 समन पर भी बीजेपी की फहरिस्त में ये मुद्दा टॉप पर है। देखिए खास रिपोर्ट। तो हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी ने सियासी आरोप पत्र के जरिए आक्रमण किया है। बीजेपी ने आरोप पत्र के जरिए हेमंत सरकार की हर उस कमजोर नब्ज को दबाने का प्रयास किया है जिसके जरिए वो चुनाव में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने जा रही है। आरोप ये कि सरकार बनी थी तो वादा किया गया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे, नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन ना तो नौकरी दे पाए और ना ही बेरोजगारी भत्ता दे पाई हेमंत सोरेन सरकार। अगर पूरे देश में
कहीं भ्रष्टाचार की चर्चा होती है तो वो झारखंड की होती है। कोयला का अवैध खनन हो रहा है, बालू की अवैध ढुलाई हो रही है, सरकारी अफसर बिना पैसे के कोई काम नहीं करते। इसके पीछे की वजह राज्य के मुखिया ही हैं। ये खुद बेईमान अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं, महंगे महंगे वकील कर कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। खुद सीएम को ईडी का छठा समन आ चुका है, लेकिन डर के मारे एक बार भी ईडी ऑफिस नहीं जा सके हैं। इतना ही नहीं, आरोप पत्र के जरिए बीजेपी ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि आखिर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ झारखंड की जनता को कितना मिलता है। ये फाइल फोल्डर बॉस सरकार के 4 साल, गठबंधन मालोमाल और झारखंड बदहाल, ये इसका शीर्षक। और आप सब लोग देख रहे होंगे कि प्रथम पृष्ठ में ये सारे फोटो लगा हुआ है। ये सब नोट का बंडल है पूरा। पहले भी झारखंड में आप सब लोगों ने देखा कि ईडी ने छापा मारा था, उस समय भी करोड़ों करोड़ टका मिला। और इस समय कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के एक राज्यसभा के सदस्य के ठिकानों पर छापा मारा, तो उसमें भी आप सब ने देखा कि नोट की ढेर गड्डी। देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। झारखंड में भी हम सब लोग रोज ईमानदारी का भाषण सुन रहे हैं। और जनता से जो लूटा है उसकी पाए पाए लौटानी पड़ेगी, या मोदी की गारंटी है। कि राज्य के मुख्यमंत्री आजकल सब जगह जब घूमते हैं तो पूरे 23 वर्षों का वो 4 वर्ष को सिर्फ छोड़ देते हैं और बाकी वो बीजेपी के ऊपर ही सब कुछ ठिकरा फोड़ करके निकलते हैं। मानो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही 18-19 साल इस प्रदेश में राज किया हो। 23 वर्षों में 13 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही। पहली सरकार हमारे नेतृत्व में थी, फिर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में, इसके बाद फिर रघुवर दास जी के नेतृत्व में। इसके अगर आप जोड़ते हैं तो वो 13 साल ही होता है। 4764 दिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में काम करने का, सेवा करने का अवसर मिला। यूपीए गठबंधन, चाहे वो राष्ट्रपति शासन रहा हो, जितने भी राष्ट्रपति शासन रहा है, यूपीए गठबंधन की सरकार में ही रहा है। आप सब उसको अगर आप याद करेंगे तो ये लगभग 10 वर्षों तक यूपीए गठबंधन के हाथों में शासन रहा है झारखंड के। यानी 3625 दिन ये लोगों ने राज किया। उसको डिटेल कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग इसमें पढ़ लेंगे, इसको तो समझ में आ जाएगी। तो एक तो ये बताने का हमारे लोगों ने कोशिश किया है कि भाई हम लोगों ने जो इस राज्य के अंदर में मात्र 13 साल, और 13 साल में हम सब 3 मुख्यमंत्री रहे, और तीनों ही मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, इस प्रदेश की जनता के लिए जो सेवा किया है, वो भी इस पुस्तक में उल्लेखित है। आरोप पत्र के जरिए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने का भरसक प्रयास किया है। धनबाद में व्यापारी डर में जी रहे हैं, जहां तहां लोगों को गोली मार दी जा रही है, पुलिस भी खौफ में ही है। रघुवर दास की सरकार में जहां नक्सलवाद खत्म होने को आ गया था, वहीं हेमंत सरकार में फिर से नक्सलियों का बोलबाला है। पलामू में नक्सली फिर से सिर उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार पर आरोप पत्र में तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप भी चस्पा किए गए हैं। यानी सियासी आसमान में आरोपों के तीर आरोप पत्र के जरिए छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में हेमंत सरकार कैसे पलटवार करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा रामपुर पहुंची, जहां अंबेडकर पार्क में यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के संगठन महामंत्री अनिल यादव ने कहा कि सहारनपुर से यूपी जोड़ी यात्रा हमारी प्रस्तावित है। हम सहारनपुर से एक संदेश लेकर निकले हैं। यूपी के किसानों के नाम से, नौजवानों के नाम से भी यूपी हाशिए पर जो धकेला गया है वो समाज है। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में रहने वाले एक युवक के परिवार में उस वक्त मातम छा गया जब उसकी मौत की खबर उसके परिजनों को मिली। युवक को चोरी के आरोप में एक दिन पहले ही जेल भेजा गया था और उसके अगले दिन जेल से उसकी मौत की खबर आ गई। मौत के बाद परिजनों में गुस्सा देखने को मिला है। इसी को लेकर गुरुवार को परिजनों ने शव को सड़क पर रख दिया और रोड जाम कर प्रदर्शन किया। गाड़ी का शीशा थोड़ा, गाड़ी खड़ी हुई है, जाके देख लो उसका गाड़ी का कोई शीशा टूटा हुआ नहीं, गाड़ी का कोई फ्रेश नहीं लगा हुआ, किसी के कुछ नहीं है। इन 2 आदमी को मारा। कहाँ डेथ हुई है इसकी? इसकी जेल में डेथ हुई है। रात को जैसे कि रात को जेल पहुंच गया, मंगल की रात को, और बुध की सुबह फोन आ गया। क्या बोला आपको? अना जी तुम सलमान के कौन बोल रहा है? मैं पाव बोल रहा हूँ। अना इसकी डेथ हो गई है। बॉर्डर से सटे भिंडी में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने 5 करोड़ की नशे की खेप समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पाकिस्तानी ड्रोन की आवाज सुनने के बाद बीएसएफ ने ट्रैप लगाया। तस्कर ड्रोन से फेंकी गई हेरोइन की खेप उठाकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, तभी बीएसएफ के आरोपियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की बेगमपुर थाना पुलिस की टीम ने पशु तस्करी के आरोप में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह का खुलासा किया है, जिसके साथ ही पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के सरगना की पहचान मुस्तफा के रूप में हुई है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी मुस्तफा पहले भी 16 आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब की एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के एक सदस्य विक्रमजीत सिंह विक्की को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य विक्रमजीत सिंह सीमा पार हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल था। साथ ही विक्रमजीत के खिलाफ यूएपीए के सहित 20 मामले दर्ज हैं। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र थाना से बड़ी हल्दी गांव में एक मासूम की सिर कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां बच्चे की हत्या से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल 8 साल के तमीम उर्फ बाबू का शव घर के पीछे स्थित एक तालाब के किनारे मिला। वो बुधवार की शाम को घर के सामने खेलते हुए गायब हो गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की शुरुआत की। परिवार की तहरीर पर बच्चे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर देर रात परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। हालांकि गांव के कुछ संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।